नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। हमारे लास्ट वीडियोस में हम चर्चा कर रहे थे भारत के अपवाह क्षेत्र के बारे में। जल अपवाह की चर्चा की जा रही है। हमारे जो लास्ट वीडियो था बच्चों, उसमें आपने देखा कि अपवाह किसे कहा जाता है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, और साथ साथ में हमने चर्चा की थी नदियां किसे कहते हैं, नदियां कैसे बनती हैं, नदियों को पानी की प्राप्ति कहां से होती है, जल स्रोत जो होते हैं नदियों के लिए वो कौन कौन से होते हैं, और साथ साथ में हमने जल अपवाह का जो प्रतिरूप देखने को मिलता है कि नदियों के प्रवाहन के परिणाम स्वरूप जो सरिताएं होती हैं जब अलग अलग भागों में बढ़ जाती हैं तो मुख्य सरिता के अलग अलग भागों में बंटने से जिस अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है वो मुख्य रूप से कौन कौन से प्रकार के होते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में जो अपवाह तंत्र की स्थिति देखने को मिलती है, उस अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। भारत की जो विशाल भौगोलिक स्थिति है, उस विशाल भौगोलिक स्थिति के आधार पर पूरे भारत का जल अपवाह समान रूप से देखने को नहीं मिलता है, अपितु अलग अलग आधारों पर जब इसका अध्ययन करेंगे तो भारतीय जल अपवाह का प्रारूप अलग अलग दशाओं को प्रदर्शित करने वाला है। और भारत के इसी अपवाह प्रारूप का यदि हम मैप के माध्यम से प्रदर्शन करें तो हमारे सामने लगभग ऐसी स्थिति देखने को मिलने वाली है। एक और देखेंगे, भारत के उत्तरी भाग में विशाल उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी भाग में जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग देखने को मिलता है। इन दोनों की दिशाओं के कारण यहाँ जो अपवाह तंत्र का प्रारूप है वो प्रादेशिक आधार पर भिन्नताओं को दर्शाता है, और इन भिन्नताओं के आधार पर हमारे भारत के अपवाह को क्या किया गया, विभाजित किया गया। सबसे पहले देखेंगे आप, यहाँ पर दिल्ली कटक मिलता है, दिल्ली क्रम की चट्टानें मिलती हैं और ये आगे बढ़कर हमारे राजस्थान में आ जाती है अरावली की पहाड़ियों के रूप में, और फिर अरावली से मालवा के पठार होते मध्यवर्ती भाग में आती है विंध्याचल पर्वत के रूप में, और फिर विंध्याचल पर्वत है जो घूमकर दक्षिण में आ जाता है सतपुड़ा पर्वत के रूप में, और फिर सतपुड़ा पर्वत से नीचे की ओर जाए तो महाराष्ट्र कर्नाटक वाला जो भाग है और गोवा केरल तक का जो भाग है, ये पूरा का पूरा जो भाग है बच्चों ये आता है पश्चिमी घाट के रूप में, यानी कि सह्याद्री की पहाड़ियों के रूप में। तो ऐसी स्थिति अब आपके सामने बहुत अच्छी चीज निकल कर आ रही है कि भारत की ये जो पहाड़ियां हैं एक निश्चित क्रम में देखने को मिलती हैं, और निश्चित क्रम में मिलने के कारण इन पहाड़ी क्रमों के द्वारा भारत की नदियों को, भारत के जल अपवाह का जो स्वरूप देखने को मिलता है उसको दो भागों में बांट दिया है। और ये भारत के अपवाह को, जल अपवाह को दो भागों में बांटती है पहाड़ियां, इसी कारण इन पहाड़ियों के क्रम को महान जल विभाजक रेखा के रूप में जाना जाता है। एक आपका प्रश्न ये भी तैयार हो जाता है, भारत की महान जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत की महान जल विभाजक रेखा में किस किस को शामिल किया गया है, या फिर मैप में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत के मैप में महान जल विभाजक की स्थिति को प्रदर्शित कीजिए। तो चाहे प्रश्न कैसा भी आए, आपके सामने सारी स्थिति है। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के मैप में महान जल विभाजक रेखा को दर्शाइए, तो यहाँ दिल्ली से प्रारंभ होकर राजस्थान में अरावली होते हुए आपको मध्य प्रदेश में विंध्याचल जाना है, और उसके बाद में सतपुड़ा होते हुए वापस पश्चिमी घाट या सह्याद्री की पहाड़ियों के रूप में नीचे तक आ जाना है। एक चीज। दूसरी चीज, किस किस को शामिल किया गया है, तो दिल्ली क्रम की चट्टान उसको शामिल किया गया है, अरावली को शामिल किया गया है, विंध्याचल को शामिल किया गया है, सतपुड़ा को शामिल किया गया और सह्याद्री की पहाड़ियों को शामिल किया गया। ये जो महान जल विभाजक रेखा है, इसी के आधार पर भारत का अपवाह नियंत्रित मिलता है। एक तो उत्तरी भारत का अपवाह, दूसरा दक्षिणी भारत का अपवाह। तो भारतीय अपवाह तंत्र को विभाजित करने के लिए अलग अलग आधार माने गए। भारत की जो धरातलीय स्थिति है वो समान नहीं मिलती, कहीं पे ऊंचा भाग मिलता है, कहीं पे नीचा भाग मिलता है। तो भारत की भूआकृति, भारत की धरातलीय स्थिति और साथ साथ हम देखें पर्वतों की, पठारों की और मैदानों की स्थिति के आधार पर भारतीय जल अपवाह को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। अब वो कौन कौन से आधार की हम चर्चा करते हैं।
सबसे पहला जो आधार है बच्चों उसको बोला जाता है जल विसर्जन। जल यानी पानी, विसर्जन मतलब कहां जाकर गिर रहा है। तो भारत की जो नदियां हैं, चाहे वो उत्तर से निकल रही हो, चाहे वो दक्षिण पश्चिम से निकल रही हो, इन नदियों का जो जल बह रहा है वो अंत में कहां जाकर गिर रहा है। तो नदियों के समागम के आधार पर, या फिर ऐसा कहें नदियों के समुद्र में मिलने के आधार पर जो विभाजन किया जाता है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? जल विसर्जन के आधार। तो जल अब देखिए, आपने भारत का मैप देखा, भारत की जल विभाजन देखी, तो इसको देखकर क्या चीज समझ में आती है कि भारत का पानी कहां कहां गिर सकता है। सबसे पहले दिमाग में सेट करो कि पानी कहां जाकर गिरेगा, ऊंचे भाग में जाकर गिरेगा, नीचे भाग में। तो सीधी सी बात है, पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है। तो ऐसी स्थिति भारत में कहां देखने को मिलेगी? तो जब आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो आपके सामने चीज निकल के आएगी कि या तो पानी यहां आकर गिर सकता है, कहां? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और दूसरा जो भाग है, यदि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिर रहा तो फिर कहां गिरेगा? अरब सागर में आके गिरेगा। तो पूर्व की ओर तो बंगाल की खाड़ी में पानी जाकर गिरता है और पश्चिम की ओर अरब सागर के अंदर पानी गिरता है। तो भारत में जो जल विसर्जन की प्रक्रिया, नदियों के जल विसर्जन की प्रक्रिया है, वो मुख्य रूप से दो भागों के रूप में आपको देखने को मिलेगी। एक तो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के रूप में और दूसरा अरब सागरीय अफवाह तंत्र के रूप में। अब बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी अपना पानी लेकर आ रही है? तो ध्यान दीजिए, जिन नदियों का उद्गम इस जल विभाजक रेखा के इधर की ओर है, जल विभाजक रेखा से पूर्व की ओर है, उन नदियों का पानी कहां आकर गिरने वाला है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन जिन नदियों का उद्गम इस जल विभाजक रेखा के पश्चिम की ओर है, उन नदियों का पानी कहां जाकर गिरने वाला है? अरब सागर में। तो जिसमें चर्चा करेंगे, गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है, ये चंबल है, बेतवा है, सोन है, इधर से आप देखेंगे महानदी है, ब्रह्माणी, ये सारी नदियां प्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप या तो मुख्य नदियों के रूप में या उनकी सहायक नदियों के रूप में अंततः कहां आकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में ही आकर गिरती है। तो इन सभी नदियों का जो पानी गिरने वाला है वो कहां गिरने वाला है? बंगाल की खाड़ी में। दूसरी चर्चा ये करने वाले कि कौन से उत्तरी भारत की नदी, लेकिन दक्षिणी भारत की ऐसी नदियां भी हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं, लेकिन इस भाग का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर होने के कारण अंततः ये भी कहां जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ये सारी नदियां कहां से निकल रही है? पश्चिमी घाट से तो निकल रही है और दक्षिण पूर्व की ओर ढाल होने के कारण अंततः कहां जाकर गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। तो विसर्जन की प्रक्रिया के आधार पर हमारे भारत के जलप्रवाह को दो भागों में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के रूप में और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियों के रूप में। अब हम चलते हैं अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिर रही है, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा बंगाली खाड़ी में कौन सी नदियां आ रही है? गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है, सोन, बेतवा है, इसके बाद ब्रह्मणी है, गोदावरी है, महानदी है, नीचे हम देखेंगे गोदावरी है, कृष्णा है, काफी सब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही है। लेकिन अरब सागर में कौन सी नदियां गिर रही है? तो अरब सागरी जब चर्चा करेंगे, अरब सागरी अफवाह तंत्र की हम चर्चा करेंगे तो एक चीज आपके सामने कि ये जो जल विभाजन रेखा है, इससे पश्चिम की ओर जिन नदियों का उद्गम, इससे इधर की ओर जिन नदियों का उद्गम होगा वो अंततः कहां जाकर गिरने वाली है? अरब सागर में जाकर गिरने वाली है। तो ऐसी नदियां कौन कौन सी हैं? आप यहाँ देखेंगे सिंधु नदी आने वाली है, उसके बाद में सतलज नदी आने वाली है, फिर झेलम है, फिर तापी है, फिर चिनाब है और फिर यहाँ से आप देखेंगे रूही नदी आ जाएगी, साबरमती नदी आ जाएगी और विशेष रूप से दो नदियां और आने वाली हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी। ये सारी ऐसी नदियां हैं जो ये प्रकार अंततः अपना जल कहां जाकर डालती हैं? अरब सागर में जाकर डालती। तो जिन नदियों का पानी अंततः अरब सागर में जाकर गिरता है, उनका जल विसर्जन अंततः अरब सागर में जाकर गिरता है, उनको अरब सागरीय जलप्रवाह के रूप में जाना जाता है। और जिनका जल बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है, उनको बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों ये हमारा एक आधार था, भारत की नदियों के विभाजन का एक आधार था, कौन सा? जल विसर्जन के आधार। अब दूसरा आधार आता है क्षेत्र के विस्तार के आधार, कि कितने क्षेत्र में बहती है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र के आकार के आधार।
तो भारत की नदियों का जो आकार है सभी जगह समान नहीं मिलता। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत में 9 किलोमीटर से अधिक लंबाई में बहने वाली नदियों की संख्या लगभग 20,000, और ऐसी 20,000 नदियों के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो हम देखें कि भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां, मुख्य नदियां हैं, उनकी चर्चा यदि हम इसके आधार पर करें, आकार के आधार पर करें, तो उसको भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो कौन सी, विशाल नदी द्रोणी के रूप में या मुख्य नदी द्रोणी, कुछ भी कह दो, विशाल बोल दो या मुख्य नदी द्रोणी बोल दो। दूसरा हम ऐसा कह सकते हैं मध्यम नदी द्रोणी के रूप में, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा लघु नदी द्रोणी के रूप में। तो नदियों का जो कैचमेंट एरिया होता है, आसपास में नदियों का पानी जहां जहां तक बहता है उसको नदियों का कैचमेंट एरिया या नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो 3 भागों में बांटा गया है, विशाल या मुख्य नदी द्रोणी के रूप में, दूसरा मध्यम नदी द्रोणी के रूप में, और तीसरा लघु नदी द्रोणी के रूप में। अब हम चर्चा करते हैं कि विशाल जो नदी द्रोणी होती है, मुख्य नदी द्रोणी होती है, वो क्या होती है। तो ऐसी नदियां जिनका जल ग्रहण क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है, 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है, ऐसी नदियों को मुख्य नदी द्रोणी की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो 20,000 से अधिक जो क्षेत्र वाली नदियां हैं उनका जो क्षेत्र शामिल किया जाएगा और मुख्य नदी द्रोणी के रूप में शामिल किया जाएगा। और ऐसी नदियों की संख्या हमारे भारत में लगभग 14 है। कितनी है? 14 नदियां हैं जो ऐसी मुख्य नदी द्रोणियों की श्रेणी में शामिल की जाती है। दूसरी हम चर्चा करेंगे मध्यम नदी द्रोणी के रूप में, ऐसी नदियां जिनका जल ग्रहण क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच पाया जाता है। 20,000 से ज्यादा तो कौन सी होगी? मुख्य नदी द्रोणी होगी। लेकिन जिन नदियों का जल प्रवाह क्षेत्र 2,000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच मिलता है, ऐसी नदियों को मध्यम नदी द्रोणी के रूप में शामिल किया जाता है। और ऐसी नदियों की जो संख्या है हमारे भारत के अंदर 44 नदियों के रूप में शामिल किया गया। 44 नदियां ऐसी हैं जो मध्यम नदी द्रोणी के रूप में शामिल की जाती है। और अंततः तीसरी बात आती है लघु नदी द्रोणी के रूप में या छोटी नदी द्रोणी के रूप में शामिल की जाती है। और ऐसी नदियां जिनका जल अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम मिलता है, या ऐसी नदियां जो 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम अपवाही क्षेत्र में पाई जाती है बच्चों, उन नदियों को या ऐसी नदी द्रोणियों को छोटी, न्यून, या फिर ऐसा कहें कि निम्न लघु द्रोणियों के रूप में लघु नदी द्रोणियों के रूप में शामिल किया जाता है। तो आपने देखा आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सी? विशाल नदी द्रोणी के रूप में या मुख्य नदी द्रोणी के रूप में, दूसरा हमने क्या कहा मध्यम नदी द्रोणी के रूप में, और तीसरा हमने क्या कहा लघु या छोटी नदी द्रोणी के रूप में। तो ये आकार के आधार पर भारतीय नदियों का विभाजन था। तो आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के जल अपवाह तंत्र के जो और आधार है, इनके अलावा जो और आधार है, उनके आधार पर हम भारत के जल अपवाह तंत्र को विभाजित करेंगे और उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।